HDFC बैंक इंडियन बैंकिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। माना जाता था। करोड़ों कस्टमर्स का भरोसा, इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस और शेयर बाजार का सबसे मजबूत प्राइवेट बैंक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक आज कंट्रोवर्सीज की बल्क डील बन जाएगा? चाहे वो रीसेंट MSRDC के साथ हुई कंट्रोवर्सी हो या फिर मार्च में चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का अचानक रेजिग्नेशन। टू बिग टू फेल कहे जाने वाले ये बैंक लगातार हेडलाइंस में बना हुआ है फॉर ऑल द बैड रीजंस। अक्टूबर 2025 से अब तक इसके शेयर्स लगभग 27% गिर चुके हैं और इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा। आखिर HDFC बैंक के साथ हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ कुछ अलग अलग विवादों की कहानी है या फिर इनके पीछे कोई बड़ा पैटर्न छिपा है? तो एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में हम इस पूरे मैटर को मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है HDFC और MSRDC की सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी आखिर क्या है, रीसेंट टाइम्स में HDFC बैंक और किन कंट्रोवर्सीज के साथ एसोसिएट हुआ है, इस सब का शेयर मार्केट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी मेरी जेब पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, और एंड में हम बात करेंगे कि क्या सच में HDFC डूब सकता है। तो कहानी शुरू होती है 2021 से। इस पूरी कंट्रोवर्सी को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स को समझना होगा। पहला है HDFC बैंक और दूसरा है MSRDC यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। MSRDC महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कंपनी जो मल्टीपल टोल प्लाजा चलाती है, रोड्स और हाईवेज बनाती है। इनके पास प्रोजेक्ट्स और टोल कलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा डिपॉजिट के रूप में आता है। तो हुआ ये कि MSRDC के पास लगभग 25,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा फंड आने वाला था। अब HDFC बैंक चाहता था कि ये सारा का सारा पैसा उनके बैंक में डिपॉजिट हो जाए। क्यों? देखो, बैंकिंग का बेसिक रूल है कि बैंक के पास जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा वो उतना ही ज्यादा आगे लोगों को लोन बांट पाएगा। ऑब्वियसली इस हाथ ले उस हाथ दे और उससे उतना ही बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। आसान भाषा में जब कम इंटरेस्ट में पैसा लेगा और ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा देगा तभी तो फायदा होगा। लेकिन MSRDC के ऑफिशियल्स ने एक कंडीशन रख दी। उन्होंने कहा कि हम अपना पैसा तभी HDFC में डालेंगे जब HDFC हमें रेगुलर इंटरेस्ट रेट यानी 3.5% से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। टू बी प्रिसाइज, उन्हें लगभग 6.01% का एक स्पेशल और हाई इंटरेस्ट रेट चाहिए था, ऑलमोस्ट दुगनाइश, एंड दैट्स व्हाट वी से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट। एनीवे, टू फैसिलिटेट MSRDC, HDFC बैंक ने एक बड़े डिपॉजिटर्स के लिए एक स्पेशल 4.5% का ब्रैकेट विंडो तैयार किया। मतलब ये दिखाना था कि हम MSRDC के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ये रूल तो सभी बड़े डिपॉजिटर्स के लिए है। लेकिन 4.5% का इंटरेस्ट देने के बाद भी ये MSRDC की 6.01% की डिमांड से अब भी 2.51% कम ही था। अब सवाल ये था कि MSRDC को 6.01% का रिटर्न दिया कैसे जाए ताकि वो अपना पैसा निकालकर किसी और बैंक में न ले जाए। यहाँ पेच फंस रहा था RBI का। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी बैंक किसी एक VIP कस्टमर या गवर्नमेंट बॉडी को अपने हिसाब से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकता है। मतलब अलग अलग लोगों को डिपॉजिट पर अलग अलग ब्याज देना। सबके लिए रूल्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक लिमिट के बाद RBI इसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर देता है क्योंकि इससे मार्केट में अनफेयर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो एक तो पहले से ही HDFC का रूल, ऊपर से RBI का प्रेशर। इसी वजह से HDFC बैंक फंसा और मैक्सिमम वो MSRDC के लिए 4.5% की स्पेशल ब्रैकेट विंडो ही बना पाया। अब अगर वो RBI का स्ट्रिक्ट रूल मानता तो MSRDC अपने 25,000 करोड़ किसी और बैंक में ले जाता, और अगर वो MSRDC की बात मानकर उन्हें ओपनली हाई इंटरेस्ट रेट दे देता तो RBI HDFC पर भारी फाइन लगा देता। अब इतना बड़ा बैंक है तो अपना नुकसान तो होने नहीं देगा। तो HDFC बैंक के टॉप बॉसेस ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा अगर हम इन्हें इंटरेस्ट के नाम पर पैसा नहीं दे सकते तो किसी और खर्चे के नाम पर दे देते हैं। सो द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग HDFC ने MSRDC को ये एक्स्ट्रा पैसा जो कि लगभग 45 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट बनता था उसे मार्केटिंग स्पेंड के नाम पर दे दिया। ऑन पेपर ये कहानी बनाई कि HDFC और MSRDC मिलकर एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। उन्होंने फाइल्स में दिखाया कि HDFC इस पूरे कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहा है
और मार्केटिंग का खर्चा उठा रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई प्रॉपर बड़ा रोड सेफ्टी कैंपेन जमीन पर हुआ ही नहीं। ये 45 करोड़ रुपीस 4 अलग अलग छोटे छोटे वेंडर्स के अकाउंट के थ्रू घुमाकर MSRDC तक पहुंचा दिया। अब जब HDFC बैंक के अंदर ही एक रूटीन इंटरनल विजिलेंस प्रोब हुई, जब ऑडिटर्स ने इन मार्केटिंग बिल्स को ध्यान से चेक किया, तो उन्हें पता चला कि जिन वेंडर्स को करोड़ों रुपए दिए गए हैं उनके पास काम का कोई सॉलिड प्रूफ था ही नहीं। उन्होंने कोई ढंग का बिल या इवेंट कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया था। लगभग 9 करोड़ रुपए के अलग अलग बिलों के साथ सबूत के तौर पर एक ही पुरानी फोटो को बार बार चिपकाया गया था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संस्थानम ने खुद इस इंटरनल प्रोब में अपनी टेस्टिमनी देते हुए ये मान लिया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यूज सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह ही किया जा रहा था। इंटरेस्टिंगली, किसी भी बड़े अधिकारी ने इन मार्केटिंग इवेंट्स या उसके नाम पर बने किसी भी तरह के बिल्स पर कोई साइन किए ही नहीं थे। क्लस्टर हेड के ऑर्डर पर एक जूनियर स्टाफ से साइन करवाए गए ताकि कोई भी पेपर ट्रेल बड़े अधिकारियों तक पहुंचे ही ना। जब ये बात मीडिया के थ्रू पब्लिक और शेयर मार्केट के सामने आई तो सब लोग हैरान थे कि HDFC जैसा रेप्यूटेड बैंक ऐसी फ्रॉड स्ट्रैटेजी कैसे यूज कर सकता है। हालांकि बैंक ने इन एलिगेशंस को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने कोई रूल्स नहीं तोड़े हैं, लेकिन इस इंसिडेंट ने लोगों का ट्रस्ट हिला कर रख दिया। तो ये था इन अ नटशेल पूरे HDFC और MSRDC वाला केस। लेकिन ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। पिछले कुछ सालों में HDFC बैंक कॉन्टिन्यूअसली किसी न किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट रहा ही है। चलिए एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। 18 मार्च 2026 को HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने बैंक के अंदर चल रही कुछ प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए थे और उसे अपने मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट भी बताया था। उनके इस रेजिग्नेशन ने मार्केट में आग लगा दी थी। इसके ऊपर हमने जिंगाबाद पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2023 में HDFC यानी वो कंपनी जो प्राइमरीली होम लोन देती थी और HDFC बैंक, इन दोनों का मर्जर हुआ। ये इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा येट डिफिकल्ट मर्जर था। दोनों कंपनीज के वर्क कल्चर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम को एक साथ मिलाना काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। इसीलिए इस मर्जर के बाद बैंक के मार्जिन्स यानी प्रॉफिट का परसेंटेज गिरने लगा था और नए पब्लिक डिपॉजिट्स आना एक्सपेक्टेड रेट से काफी कम हो गया था। मैनेजमेंट ने टारगेट्स पूरे करने के लिए एम्प्लॉयज पर ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एट्रिशन रेट, बोले तो एम्प्लॉयज का फ्रस्ट्रेट होकर बैंक छोड़ के जाना, इंडस्ट्री में हाई लेवल पर पहुंच गया। ये केस उन NRI इन्वेस्टर से जुड़ा था जिन्हें HDFC बैंक की दुबई ब्रांच के थ्रू क्रेडिट स्विस के AT1 बॉन्ड्स बेचे गए थे। AT1 बॉन्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जिनमें नॉर्मल बॉन्ड की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर बॉन्ड इशू करने वाला बैंक डूबने के कगार पर आ जाए तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू पूरी तरह खत्म हो सकती है। मार्च 2023 में क्रेडिट स्विस की क्राइसिस के बाद यही हुआ और AT1 बॉन्ड्स की वैल्यू लगभग 0 हो गई। कुछ कस्टमर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरी डिटेल्स दी ही नहीं गई। मामला इतना बढ़ा कि दुबई की फाइनेंशियल अथॉरिटी DFSA ने HDFC बैंक की दुबई ब्रांच पर एक्शन ले लिया था। अब देखो भाई, ऐसा किसी भी इंसिडेंट का सीधा और सबसे ज्यादा असर उसके शेयर प्राइस पर पड़ता है। HDFC बैंक के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। शेयर प्राइस का टूटना, चक्रवर्ती के अचानक एग्जिट और MSRDC केस के बाद HDFC बैंक का शेयर अपने पीक से लगभग 27% तक क्रैश हो गया। अब देखो, HDFC बैंक कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, ये शेयर मार्केट के निफ्टी 50 इंडेक्स का सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक है। जब HDFC बैंक का खस्ता हाल होता है तो वो सिर्फ अकेले नहीं गिरता, वो पूरे इंडियन शेयर मार्केट यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी को अपने साथ लेकर गिरता है। अक्टूबर 2025 में अपने पीक से लेकर अभी तक HDFC की करीब 4.20 लाख करोड़ वेल्थ वाइप आउट हो गई है। इतना पैसा भारत के कई राज्यों के पूरे साल के बजट के क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश का 2025-26 का बजट लगभग 8 लाख करोड़ रुपीस के आसपास था। इसका आम लोगों पर क्या इम्पैक्ट आया, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने अक्टूबर 2025 में HDFC बैंक पर भरोसा करके अपना 1 लाख रुपए लगा दिया।
सारी कंट्रोवर्सी के कारण इस 27% की गिरावट का सीधा सा मतलब है कि मेरे वो 1 लाख रुपए घटकर आज सिर्फ 73,000 रुपीज रह गए होते। जब 42 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स इस बैंक में पैसा लगाकर बैठे हों तो ये 27% का नुकसान उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। इसकी वजह से उन लोगों के म्यूचुअल फंड्स भी नेगेटिव दिखने लगे जिन्होंने HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सारी कंट्रोवर्सी के बाद क्या अब लोगों को अपना पैसा HDFC बैंक के सेविंग्स और FD अकाउंट से निकाल लेना चाहिए? क्या HDFC बैंक सच में डूब जाएगा जैसे पिछले सालों में येस बैंक, PNC बैंक या US का सिलिकॉन वैली बैंक डूबे थे? तो अगर आपके दिमाग में भी यही डर बैठ गया है तो एक लंबी सांस लीजिए। इसका सीधा और साफ आंसर है नहीं। HDFC बैंक डूबने वाला नहीं है और इसकी वजह उनका मैनेजमेंट नहीं बल्कि RBI का एक स्पेशल सेफ्टी शील्ड है जिसे टेक्निकल भाषा में DSIB या डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है। या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो HDFC इज टू बिग टू फेल। चलो इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं। तो साल 2008 में जब दुनिया भर में भयंकर मंदी आई थी तब अमेरिका का लेमैन ब्रदर्स नाम का एक बहुत बड़ा बैंक डूब गया था जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। इसी से सीखते हुए RBI ने 2014 में एक नया रूल बनाया और 2015 से DSIB की लिस्ट जारी करना शुरू किया। DSIB उन सिलेक्टेड बैंकों की लिस्ट है जो इतने मैसिव हैं कि अगर वो डूब गए तो भारत की पूरी इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्रेजेंटली इस लिस्ट में सिर्फ 3 ही बैंक हैं, SBI, HDFC और ICICI। लेकिन इसमें बैंक्स का सिलेक्शन होता कैसे है? देखो, RBI ने 2014 में एक खास फ्रेमवर्क बनाया था ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि देश के D-SIBs कौन है। किसी बैंक को इस VIP कैटेगरी में रखने के लिए RBI 4 मेन पैरामीटर्स देखती है। पहला, साइज, यानी बैंक की बैलेंस शीट इंडिया की GDP के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है और उसके पास टोटल कितने लाख करोड़ के एसेट्स हैं। सेकेंड इज इंटरकनेक्टेडनेस, ये बैंक फाइनेंशियल सिस्टम में बाकी बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेमेंट सिस्टम से कितना डीपली जुड़ा हुआ है। एंड थर्ड इज सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, अगर ये बैंक आज अचानक बंद हो जाए तो क्या मार्केट में कोई और बैंक तुरंत इसकी जगह ले सकता है? HDFC के केस में इसका जवाब क्लियरली है नहीं। एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्सिटी, बैंक का बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी सब्सिडरी कंपनीज हैं और क्या इनके ऑपरेशंस देश के बाहर विदेश में भी फैले हुए हैं। अब क्योंकि HDFC बैंक एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट DSIB बैंक है तो RBI इस पर नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर रखती है। इस बैंक को कभी फेल ना होने देने के लिए RBI एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करती है जिसे एडिशनल कैपिटल बफर या CET1 कैपिटल कहते हैं। नॉर्मल बैंकों के कंपैरिजन में DSIB लिस्ट वाले बैंकों को अपने पास में इमरजेंसी के लिए ज्यादा कैश और ज्यादा कैपिटल रखनी पड़ती है। HDFC बैंक को अपने रिस्क वेटेड एसेट्स का एक एडिशनल 0.40% पार्ट CET1 कैपिटल के फॉर्म में हमेशा अलग से बचा के रखना होता है। इसके साथ ही RBI इन बैंक्स के साथ स्ट्रेस टेस्टिंग करता है। स्ट्रेस टेस्ट बिल्कुल स्कूल के मॉक ड्रिल की तरह होता है। सिमुलेशन में ऐसे हालात बनाए जाते हैं कि मान लो देश में भयंकर मंदी आ गई और शेयर बाजार आधा रह गया, तो क्या बैंक के पास इतने पैसे हैं कि वो बचेगा? इससे बैंक की असली ताकत का पता चलता रहता है। ऑल्सो इन बैंकों को पहले से ही एक प्लान बनाकर RBI के पास जमा कराना होता है कि अगर कभी वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए तो वो खुद को कैसे बचाएंगे और ग्राहकों का पैसा कैसे सुरक्षित रखेंगे। इन सारे मेजर्स और RBI इंटरवेंशंस के बाद पब्लिक में एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस रहता है कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे दुनिया भर में कुछ भी हो जाए, सरकार और रिजर्व बैंक इस बैंक को किसी भी कीमत पर डूबने तो नहीं देंगे। तो भाई ओवरऑल इस पूरे सीन का कंक्लूजन ये है कि MSRDC डील और दूसरी कंट्रोवर्सीज ने HDFC बैंक की इमेज और शेयर प्राइस को भारी नुकसान पहुंचाया है जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाया है। लेकिन 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अगर आप एक आम खाता धारक हैं तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। RBI के DSIB फ्रेमवर्क के कारण HDFC टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आता है। मुश्किलें कितनी भी आए, सरकार और रिजर्व बैंक इसे कभी डूबने नहीं देंगे, इसीलिए आपका पैसा यहाँ एकदम सुरक्षित है। दूसरा पॉइंट, अगर आप HDFC बैंक शेयर होल्डर हैं तो भी फिकर नॉट। जैसे बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मॉनिटर और दूर करने के लिए RBI है, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में कोई भी गड़बड़ी रोकने और लोगों का पैसा बचाने के लिए सेबी है।
बाकी जैसा कहते हैं, बिफोर इन्वेस्टमेंट रीड ऑल द मार्केट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।